किस्मत मौका देती है पर मेहनत चौंका देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका इस जेआरएफ जंक्शन चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे बीच जेआरएफओ की एक सीरीज चल रही थी, उसी के कड़ी में आज हमारे बीच वैभव तिवारी जी हैं। इन्होंने लाइफ साइंस से नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की। सर्वप्रथम वैभव जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। वैभव जी, जब आपने स्क्रीन पर रिजल्ट देखा कि यू आर क्वालिफाइड फॉर नेट एंड जेआरएफ, तब आपको कैसा लगा? रिजल्ट जब देखा तो लगा कि जो मेहनत कर रहा था, जो इसके लिए प्रयास कर रहा था, लगातार निरंतर प्रयास कर रहा था, वो सफलता देख के काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। जी जी। और सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि जिसके लिए लोग गाइडेंस, हमारे सीनियर्स थे, उनसे जो गाइडेंस मिला, उससे आगे बढ़ के कुछ उससे उत्तीर्ण हो पा रहा हूँ, तो अच्छा फीलिंग था उस समय के लिए। और किसी भी एग्जाम में पास होना एक बहुत अच्छा एक फीलिंग होता है। बिल्कुल। अच्छा वैभव जी, आपने अपने रिजल्ट के बारे में सर्वप्रथम किसको बताया कि हाँ मैंने ये कर लिया है? सच बताऊं तो अपने रिजल्ट के बारे में सबसे पहले मैंने अपने पिताजी को बताया। और मेरा उनके चेहरे में जो उनकी आंखों में खुशी देखना, वही मेरा एक मकसद रहता है हमेशा। तो उसके लिए ही पढ़ जाता हूँ, अपने डैड की खुशी के लिए कहीं ना कहीं आप। बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छा। तो वैभव जी, जैसे कि लाइफ साइंस जो होता है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, तो इन तीनों पार्ट्सों के लिए कैसी एक स्ट्रेटजी बनाई जाए या क्या अप्रोच अपनाया जाए और कैसे इनको कवर किया जाए, तो थोड़ा सा इनमें एक एक पार्ट्स पे आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। CSIR को जो लाइफ साइंस का एग्जाम पेपर रहता है, वो तो एक तो सिंगल पेपर होता है। यूजीसी की तरह 2 पेपर नहीं, सिंगल पेपर होता है। सिंगल पेपर को 3 भागों में, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो पार्ट 1 रहता है वो जनरल एप्टीट्यूड का रहता है, जिसमें मैथमेटिक्स या जनरल साइंस वगैरह पूछते हैं। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मैथमेटिक्स पे थोड़ा, रीजनिंग पे थोड़ा फोकस रखें। ज्यादा नहीं कहूंगा, एक साइंस स्टूडेंट आप नॉर्मल फोकस रखें। और पार्ट बी की अगर बात करेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं साइंस के, उसमें फोकस किया जाता है पूरे लाइफ साइंस के 13 यूनिट्स को, जो 30 यूनिट्स में रहती है, उस फोकस किया जाता है। तो उसके लिए जो है अलग स्टडी, एक टू द पॉइंट नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहता है, उसको मैं सी पार्ट को मानता हूँ, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस तो देखने के लिए बहुत रहते हैं, पर वो 75 क्वेश्चंस रहते हैं। उस 75 में से सिर्फ 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं, सिलेक्ट करके 13 आउट ऑफ 13 यूनिट्स। आप 13 यूनिट्स पढ़ते हैं, उसमें से कुछ यूनिट से केवल बहुत ज्यादा 25 क्वेश्चंस। जी। उसमें क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल जो पार्ट रहता है वो सिर्फ सी पार्ट रहता है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो उसके लिए 25 क्वेश्चन देखने में तो ऐसा लगता है कि 75 का ऑप्शन है, मैं कर जाऊंगा, पर 25 में बस मोस्टली वो चूज करना ही मेन कॉन्सेप्ट आता है कि आपका नॉलेज किस सब्जेक्ट में और कैसा क्वेश्चन में है आपका नॉलेज, और किस आपने पूरा पढ़ा है, आपने कुछ पार्ट वाइज पढ़ा है, तो वो डिपेंड करता है। ऊपर उसी क्वेश्चन सिलेक्ट करना ही उसके सब स्ट्रेटजी मेन में मानूंगा उसके लिए। बिल्कुल। अच्छा, 75 क्वेश्चंस में आपको 25 क्वेश्चन जो सेलेक्ट करना है, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि उसमें से आपको 25 जब सेलेक्ट करना है तो वो 25 सही होने चाहिए, केवल सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। जी बिल्कुल जी। और समय का भी ध्यान रखना होता है, और वो मैटर इसलिए करता है क्योंकि आउट ऑफ 200 का पेपर रहता है, उसमें से 100 मार्क्स का सी सेक्शन रहता है केवल, बाकी 100 मार्क्स के 2 सेक्शन रहते हैं, तो उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और फिर उसमें मेन आपकी एप्टीट्यूड पावर है, वो उसी में देखी जाती है कि आप किस तरह से किस क्वेश्चन सिलेक्ट कर पा रहे हैं, किस तरह से आपने तैयारी की है, वो मैटर करता है। आपका नजरिया चेक कर लिया जाता है और आप उस जो क्वेश्चन चूज करते हैं वही सही और गलत होंगे। तो आप अगर चूज सही क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपको आ रहे हैं, तो आपको नंबर मिलेंगे और आप इनकी तरह, वैभव जी की तरह आप भी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये चीजें हैं। इसमें जैसे 3 पार्ट्स हैं, तो वैभव जी ये 3 पार्ट्स हैं, और तीसरे पार्ट की इंपॉर्टेंट ये कि अकेले ये 100 नंबर का होता है। तो कहीं ना कहीं मार्क्स को लेके भी इसमें एक मतलब 100 मार्क्स के हैं, बाकी और दोनों मिला के 100 होते हैं, तो कहीं ना कहीं मार्क्स की भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। जी, उसका काफी डिवाइडेशन इस तरह से किया गया है कि उसमें अच्छी नॉलेज को पर्सन जो भी एग्जाम दे रहा है उसकी चेक हो पाए, उसके एबिलिटी चेक हो पाए, किस तरह की एबिलिटी है। नॉलेज के अलावा आपकी कॉन्सेप्चुअल एबिलिटी क्या है, कैसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करते हैं, वो देखना रहता है। अच्छा वैभव जी, इसमें जैसे 3 पार्ट्स होते हैं, आपके लिए कौन सा पार्ट एक इंटरेस्टिंग पार्ट रहा, कि जैसे पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 या पार्ट ABC जो भी? मेरे लिए पर्सनली बताऊं तो पार्ट 3 ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है, क्योंकि उसमें ही आपका देखा जाता है एक तो सबसे अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस उसमें रहते हैं, और उसको सिलेक्ट करना ही वही डिसाइड करता है कि आपकी रैंक, आपका सिलेक्शन होगा, ही डिसाइड करता है। मेरा नजरिया यही है कि उसी पार्ट डिसाइड करता है, उसी में आपकी मेंटल एबिलिटी को अच्छे से चेक किया जाता है। बाकी दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, पर वो पार्ट को ज्यादा फोकस करना, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाना, वही मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ। आपको कौन सा थोड़ा सा बोरिंग पार्ट लगा कि अरे बस ठीक है, पेट भरने के लिए खाना पड़ेगा, मतलब नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए मुझे करना पड़ेगा, ऐसा कोई पार्ट लगा? एज ए लाइफ साइंस स्टूडेंट नॉर्मल बात करूंगा तो ए पार्ट जो जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट रहता है, उसमें प्रॉब्लम आता है, सबको ही आता है, मुझे भी उसके लिए प्रॉब्लम आता है, पर फिर भी तैयार तो करना पड़ेगा, प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए फोकस करते हैं, पर वो थोड़ा लगता है कि चलो ये हो जाए जैसे भी। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि वैभव जी लाइफ साइंस से नेट तो क्वालिफाई हैं ही, नेट जेआरएफ के साथ साथ ये गेट
भी क्वालिफाइड हैं और इन्होंने जो है मतलब फर्स्ट ईयर में ही नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। तो इनकी एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि रही और CSIR से नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना वन ऑफ द टफ पार्ट माना जाता है लाइफ का, या टफ पार्ट होता भी है। मैं बहुत सारे लोगों का देखता हूँ वो मतलब लास्ट टाइम में अपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई करवाते हैं। तो वैभव जी, जैसे कि इसमें आप कुछ बुक लिस्ट भी बताएंगे जो लाइफ साइंस से तैयारी करना चाहते हैं? मेरा सिलेक्शन पाने का जो मानना है, इसमें बेसिक्स सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। आपके बेसिक्स किस तरह से हैं, सब्जेक्ट के लिए बेसिक्स आपको जानने होंगे। बिल्कुल, वो चाहे ग्रेजुएशन लेवल पे हो, चाहे आपके 12th स्टैंडर्ड की हो या फिर MSc लेवल के हो, आप बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कीजिए। और आउट ऑफ 13 यूनिट्स मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी पार्टिकुलर यूनिट्स फोकस करें, पर मेरा ये मानना रहेगा कि आप 13 यूनिट्स में कुछ ऐसे यूनिट्स जिसका वेटेज ज्यादा है उन यूनिट सिलेक्ट करें। बिल्कुल। और बेसिक्स के साथ साथ कुछ रिकमेंडेड बुक्स भी रहती हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री के लिए नेलिंजर हो गया, सेल के लिए एक जिराल्ड कार की बुक आती है, और डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए गिलबर्ट। ये मेन यूनिट्स रहते हैं। मोस्टली प्रोपोर्शन 30 नंबर के क्वेश्चन पेपर रहता है क्वेश्चन। सी पार्ट में काफी क्वेश्चन टॉपिक्स आते हैं। जी। और मेथड्स का हो गया, मेथड्स को भी काफी वेटेज दिया जाता है। विल्सन एंड वॉकर की बुक उसके लिए सजेस्ट करता हूँ। जी। जेनेटिक की भी कोई भूमिका है इसमें? जी। क्या है? जेनेटिक्स जेनेटिक्स के क्वेश्चंस आते रहते हैं। जेनेटिक्स क्वेश्चन उतना वेटेज तो मैं नहीं कह सकता हूँ, पर इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि सिलेबस में जो है तो इंपॉर्टेंट तो हर टॉपिक में सब टॉपिक इंपॉर्टेंट, सब में आपके बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए, आपका अच्छा पकड़ होना चाहिए। पर कुछ टॉपिक सिलेक्शन वही मैटर करता है कि आप किस तरह से टॉपिक्स को सिलेक्ट कर पाते हैं। जी। वैभव जी, जैसे कि इसमें मतलब 3 पार्ट्स होते हैं, आपने बुक लिस्ट भी बता दी। अच्छा, बहुत सारे व्यूअर की हमारी क्वेरी होती है कि ये बताइए कि कितने घंटे पढ़ा जाए। एक नॉर्मल और एक जनरल सा क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि 12 घंटे पढ़ा जाए या कॉन्सेप्ट पे काम किया जाए, तो आपको इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, घंटे पढ़ने का कॉन्सेप्ट से मैं इतना सहमत नहीं हूँ, पर मेरा जो मानना है कि आपकी रेगुलरिटी होनी चाहिए, निरंतरता सबसे ज्यादा मैटर करती है इसमें। आप अगर 3 घंटे भी पढ़ रहे हैं पर डे, आप 3 घंटा भी समय दे पा रहे हैं, पर आपकी निरंतरता लगाते हैं, वो सबसे टफ पार्ट होता है किसी तैयारी का, कि आप लगातार निरंतरता आपकी बनी हुई है, आप डेली उस चीज को प्रैक्टिस कर पा रहे हैं और एक शेड्यूल बना के पढ़ रहे हैं। एक 13 यूनिट्स का शेड्यूल है, आप उनको पार्ट में, यूनिट्स में डिवाइड करके उस तरह से तैयारी कर रहे हैं। चाहे भले आप 3 से 4 घंटा भी दे पा रहे हैं, उसको मैं काफी समझूंगा, पर आप डेली लगातार उसको डिवोटेड होकर काम करते रहिए। जी। अच्छा वैभव जी, ये बताइए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का क्या रोल होता है, इस पे थोड़ा सा बताइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रोल ये रहता है कि जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि प्रीवियस से आपको समझ में आता है कि क्वेश्चन के डेप्थ क्या है। बिल्कुल, आप किस तरह से क्वेश्चन को रीड कर पा रहे हैं, प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा जा रहा है, किस किस टॉपिक को ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है, और आप उससे क्लासिफिकेशन भी समझ पाते हैं कि नंबर से क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। तो काफी मैटर करता है, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए उसका। जी। कोई ऐसी क्वेरी जो मैं नहीं आपसे कर पाया और लाइफ साइंस के स्टूडेंट को वो चीज़ जाननी चाहिए, अगर वो बचा कुछ तो आप बता सकते हैं? मेरा तो यही मानना है कि सबसे पहले आप, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो सिलेबस जो है लाइफ साइंस का, उसमें 30 यूनिट्स दिया गया है। जी। सबसे पहले जो बात है, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं प्रिपरेशन, तो उस सिलेबस को एक अच्छे से स्ट्रेटजी बना के स्टडी कीजिए। पहले सिलेबस के आप समझिए कि उसमें किस किस टॉपिक में क्या क्या है। छोटे छोटे यूनिट्स पे फोकस कीजिए, क्योंकि उसका सिलेबस को काफी वास्टली डिवाइड किया गया है। जी। तो उस छोटी छोटी यूनिट्स को आप समझ पाएंगे तो तैयारी करने में एक स्ट्रेटजी रहेगा, उस तरीके से खत्म हो पाएगा सिलेबस। बिल्कुल, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है। आप पहले बता ही चुके हैं, जैसा कि काफी टफेस्ट एग्जाम है। बिल्कुल, उससे मैं सहमत हूँ। तो इसलिए आपको एक स्ट्रेटजी बहुत अच्छी चाहिए, और फिर निरंतरता, रेगुलरिटी भी काफी अच्छी चाहिए उसके लिए। अच्छा वैभव जी, ये बताइए, क्वेश्चन ये है कि जो बच्चे नेट जेआरएफ का एग्जाम, CSIR नेट का एग्जाम लाइफ साइंस से या CSIR का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या शब्द कहेंगे, या उनके लिए इस फील्ड में क्यों आए? कि क्या पैसा है बहुत सारा, या रिसर्च के फील्ड में वो कुछ दे सकते हैं, या एज ए पैशन काम करें, या एज ए टीचर के पोस्ट पे काम करना चाहते हैं? देखिए, अगर किसी भी फील्ड में स्टडी में अगर आप हैं, तो ये एक ऐसा फील्ड है, पैसा का अगर सोच के आप स्टडी करते हैं, ये बात आपको बताना चाहूँगा, फ्रेंकली अपनी बात बिल्कुल, कि अगर पैसे को सोच के स्टडी करते हैं तो स्टडी कंपलसरी है लाइफ में। एक पढ़ा लिखा होना कंपलसरी है, बिल्कुल, पर पढ़ाई से पैसे कमाना ये जरूरी एक अकेला तरीका नहीं। पैसे कमाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, पर आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए। बिल्कुल। मेरा जो पढ़ने का मेन रीजन था, मैं अपने पिताजी के, माताजी नहीं है मेरी, बिल्कुल, तो मैं उनके चेहरे, आंखों में जो खुशी देखता हूँ एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद, तो उसी खुशी के लिए पढ़ जाता हूँ।
बाकी चीजें जो है, बाकी चीजें तो है ही साथ में, वो काफी पैसा तो आपको मिलेगा ही। आप किसी फील्ड में काम, आप फूल की भी दुकान अगर लगाते हैं तो पैसा तो उसमें भी है, लेकिन आप किस लिए करते हैं, आपका पर्पज क्या है, आपका पैशन क्या है, ये चीजें ज्यादा डिपेंडेंट करती है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे निपुण होंगे तो पैसा तो आपको मिलेगा ही, पर आपको उस सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा, उसमें डेप्थ में जाना पड़ेगा, वो ज्यादा मैं उसको वेटेज देता हूँ। और सबसे ज्यादा मैटर करता है अपनों खुशी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, वो इन चीजों दे सकते हैं। आप बहुत सारा पैसा लाके देंगे तो आपको खुशी नहीं देखने को मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा वैभव जी, वही जो मैंने कहा कि बहुत सारे बच्चे जो इस फील्ड में आना चाहेंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए बस मेरा यही सजेशन रहेगा कि अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो आपका डिवोशन एक सोच समझ के इस फील्ड में आइए कि अगर इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको डिवोशन आना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम ऐसा है जैसा कि बताया है कि इतने ऐसे आपके, अगर आप डिवोटेड नहीं है, टाइम पास सोच रहे हैं कि इस तैयारी करेंगे इस तरह से, तो बहुत मुश्किल हो जाता है और लोग रिपीट करते रहते हैं इसको, तो एक अच्छा चीज नहीं रहता है, लाइफ का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता उसमें। मतलब वो एक डेडिकेशन के साथ आए, और इसमें ये समझ लीजिए कि आपको हार्डवर्क करनी ही करनी है। तो हमारे इस चैनल को आप जो है टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पेज पे भी ये चैनल आ चुका है। और वैभव जी, हमारे चैनल के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके चैनल के लिए आपने बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल को मैं भी कई बार आपके हर वीडियो को मैं देखता रहता हूँ, और वो काफ़ी बच्चों के लिए, जो भी लोग इस फील्ड में आना चाहते, चाहे वो CSIR का हो, UGC का हो, वो काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। मैं देखा हूँ काफ़ी लोग से बहुत कुछ समझ सकते हैं, डिफरेंट लोग, JRF हो गए, नेट हो गए, गेट हो गए, आपने हर सबका डाल रखा है, सबका आपने इंटरव्यू लिया है, तो उससे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीख सकते हैं इससे। बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस से लोग शेयर करते हैं, उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और आप लोगों को बता दूं, वैभव जी फिर आएंगे, अभी ये इनरोल्ड हो जाएं, रिसर्च स्कॉलर हो जाएं, और हमारे चैनल पे आप लोग बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।